हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, ये वो वीडियो होता है जिसमें मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में उनको पिक कर पाता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्यूशन जो है वो दे पाता हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करा करें कि संडे चर्चा में जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन को आप संडे चर्चा के ही एपिसोड के नीचे जो है इन द फॉर्म ऑफ कमेंट पूछा करें, तो वहां से पिक करना आसान होता है। कई बार रैंडम वीडियोस के ऊपर आप डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जो चाहते हैं कि संडे चर्चा के अंदर पिक हो, तो फिर वहां थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा जो कमेंट्स हैं उनको उठा सकें, बट टाइम की एक प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हो पाता है। बट फिर भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा ज्यादा कमेंट्स को उठा सकें। हम लोग एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कॉमन क्वेश्चन को उठाया जाए जिससे ज्यादा लोगों की जो है वो मदद हो सके। एक और रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप क्वेश्चन पूछें तो थोड़ा सा वेग क्वेश्चन ना पूछें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि सर हमने गूगल एड्स कैंपेन चलाया, क्लिक्स आ रही है बट सेल्स नहीं आ रही है। अब ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जब तक मैं डेटा नहीं देख लूंगा, अकाउंट्स नहीं देख लूंगा, आपका बिजनेस टाइप नहीं समझ लूंगा, किस तरीके से आप कैंपेन चला रहे हैं, कहीं आप जो है बेसिक स्ट्रैटेजी में गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है इसको समझने की जरूरत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब भी आप पूछें थोड़ा सा स्पेसिफिक करके पूछें तो मैं बेहतर तरीके से आप लोगों की मदद कर पाऊंगा। यहाँ पर चिन्मय का क्वेश्चन है कि सर वीपीएन रिक्वायर्ड है फॉर क्रिएटिंग बैकलिंक्स फॉर इंटरनेशनल एसईओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, वीपीएन की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली बैकलिंक्स बना सकते हैं। उसके बाद मीत का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर बेस्ट एक्यूरेट कीवर्ड टूल फॉर ऑन पेज एसईओ। मतलब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डाउट है कि कौन सा बेहतर कीवर्ड रिसर्च टूल होगा जिससे इनको एक्यूरेट कीवर्ड्स की जो इनसाइट्स हैं वो मिल सके, मतलब सर्च वॉल्यूम वगैरह की ये बात करें। देखिए, वैसे अगर मैं फ्री की बात करूं तो आप गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं पेड टूल की बात करूं तो क्योंकि हम लोग एसीएम रश को यूज करते हैं तो मैं एसीएम रश ही आपको रिकमेंड करूंगा। बट अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो किसी को नहीं पता है कि एक्चुअल सर्च वॉल्यूम कितना है अदर देन गूगल। गूगल को ही पता है कि एक्चुअल सर्च वॉल्यूम कितना है, क्योंकि जो कुछ भी सर्च हो रहा है ना वो गूगल में सर्च हो रहा है, तो गूगल से अच्छा डेटाबेस किसी के पास नहीं है। तो एसीएम रश में भी जो आप डेटा देखते हो उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होगी। बट हाँ, हमें एक रिलेटिव इंसाइट जरूर मिल जाती है। रिलेटिव इंसाइट का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 100 है, एक दूसरे कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 200 है, तो आप एक रिलेशन जरूर कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस वाले कीवर्ड का जो कीवर्ड नंबर 2 था जिसका सर्च वॉल्यूम 200 था, भाई ये वाला कीवर्ड ज्यादा सर्च होता है कीवर्ड नंबर 1 के कंपैरिजन में और ऑलमोस्ट दुगना सर्च होता है। तो इस टाइप की रिलेटिव इंसाइट्स आपको कीवर्ड रिसर्च टूल से मिल जाती है और एक ये पता चल जाता है आपको कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर कीवर्ड की जो सर्चेस हैं वो ज्यादा है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड की जो सर्चेस वो कम है। बट अगर आप एक्यूरेटली इस बात को समझना चाहें कि एग्जैक्ट इतने ही कीवर्ड जो है वो गूगल के अंदर सर्च किए जा रहे होंगे, इतनी ही सर्च वॉल्यूम इसका होगा, वो कह पाना बहुत ही मुश्किल है। आप कोई भी टूल यूज कर लें। एसीएम रश मैं क्यों प्रेफर करता हूं, क्योंकि देखिए कई बार आपको केवल कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को ही नहीं समझना होता है, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड के आइडियाज को भी समझना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किस इंटेंट से और ज्यादा क्वेरीज जो हैं वो सर्च करी जा रही हैं उसको भी आपको समझना होता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए या किस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उनका जो स्कोर है वो क्या है, उनकी जो हेल्थ है वो कैसी है उन वेबसाइट्स की, तो इन सब चीजों को रिलेटिवली समझने के लिए ये सारे टूल्स आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देख के ही आप सारे डिसीजन ले लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बिगिनर्स इस चीज को समझे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको एलोबरेट करके बता दिया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जुनैद का, कह रहे हैं सर मैं एक ऐड रन कर रहा हूं जिसमें मेरे कीवर्ड लो सर्चेस के हैं जिनकी वजह से उस पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इवन मैंने कीवर्ड का सिनोनिम्स भी यूज कर लिया लेकिन उन पर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ जिससे मैं उस बिजनेस के ऐड बना के अच्छे रिजल्ट दे सकूं। देखिए, अगर कोई ऐसा आपका क्वेरी है जिसके सर्च वॉल्यूम बहुत कम है तो आपको ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसके मिलते जुलते और क्वेरीज को उठाएं। सबसे पहले तो आप ये करें, राइट। अब आई एम नॉट श्योर कि आपने सिनोनिम्स ठीक तरीके से सेलेक्ट किया है या नहीं, या फिर जो आप कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उसकी इंटेंट से रिलेटेड जो दूसरे कीवर्ड्स हो सकते हैं उनको भी आप टारगेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी आईआईटी कोचिंग है और मैंने एक कीवर्ड रखा हुआ है आईआईटी कोचिंग, फाइन, तो उससे मिलती जुलती इंटेंट की एक और जो है वो क्वेरी हो सकती है, राइट, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट आईआईटी कोचिंग। वो इंफॉर्मेटिव जरूर है बट आप उसको टारगेट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड था उसका सर्च वॉल्यूम काफी कम था। तो हम लोग एक साथ देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम 10 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं तो मिला के जो उनका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम है ना वो 1000 या 1000 से ज्यादा का जा रहा है। तो इस तरीके से आप चीजों को
कर सकते हैं, राइट। और एक और चीज आप समझने की कोशिश करिए, कई बार जब किसी स्पेसिफिक सर्च टर्म के अराउंड हमें बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि आप गूगल एड्स की तरफ जाए। अगर गूगल एड्स नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आप फेसबुक एड्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर पुश मार्केटिंग होती है, वहां पर आपको सर्च वॉल्यूम नहीं देखना होता है। तो इस चीज को भी आप ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर सिनेरियोज में हम गूगल एड्स का ही इस्तेमाल करें, बट आप कोशिश करें कि उसकी जो सर्च इंटेंट है उससे रिलेटेड और कीवर्ड्स ला सके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स ला सके। कीवर्ड मैच टाइप्स में अगर आप ब्रॉड मैच रख लें तो भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट और किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो सर्चेस हो रही हैं। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। बट ब्रॉड मैच करेंगे आप तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कीवर्ड्स आएंगे, तो उस पर भी काम करने की आपको जरूरत है। तो ये कुछ सजेशंस है जो मैं आपको दे सकता हूं। बाकी आपको बहुत सारी चीजें ना खुद से ट्रायल एंड एरर की तरीके से करनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर एक गूगल एड्स कैंपेन को कब तक चलने देना चाहिए जब वो कन्वर्जन नहीं दे रहा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए क्या होता है कि लोग इस चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हमने आज कैंपेन चलाया तो हम 3 दिन तक वॉच करेंगे, 2 दिन तक वॉच करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए 2 दिन में अगर आपके पास केवल 10 क्लिक्स आई, क्या ही इनसाइट्स आप निकाल लेंगे, या फिर 1 दिन के अंदर ही आपके पास 100 क्लिक्स आ गए तो वहां पर आप इनसाइट निकाल लेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट कि अगर हमारा कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम कितने दिन तक इंतजार करें। इट्स अबाउट कि अभी हमारे कैंपेन की जो डेटा है वो क्या कलेक्ट हुई है, क्या इनफ डेटा है उस वक्त हमारी एनालिसिस करने के लिए। जैसे 100 क्लिक इज अ गुड डेटा टू एनालाइज एनीथिंग। जब 100 क्लिक्स आपके पास आ गए तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 क्लिक्स आए होंगे, इसका मतलब 10% के अगर सीटीआर पे 100 क्लिक्स आए होंगे तो 1000 इंप्रेशंस आए होंगे। अब वो इंप्रेशंस हमारे किस टाइप की क्वेरीज के ऊपर आए, किस टाइप की क्वेरीज के ऊपर हमारे क्लिक्स आए हुए हैं, क्या जिन टाइप की क्वेरीज के ऊपर हम अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं उसी टाइप की क्वेरीज के ऊपर हमारे क्लिक्स आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है इररिलेवेंट क्वेरीज, इररिलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर हमारे क्लिक्स आ रहे हैं, फिर वहां से तो कन्वर्जन नहीं आएगा। फाइन। तो आपको ये सारी चीजें एनालाइज करने की जरूरत है। उसके बाद आप अपने कैंपेन को ऑन रखने का या ऑफ करने का या उसमें और ज्यादा ट्विकिंग करने का, ऑप्टिमाइजेशन करने का आप डिसीजन लेते हैं। कभी भी डेज के बेसिस पर डिसीजन नहीं लिया जाता है कि 2 दिन से कैंपेन चल रहा है और परफॉर्म नहीं कर रहा है तो चलो बंद कर दे। नहीं, 2 दिन से कैंपेन चल रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब ये डेटा हम देखेंगे, इस डेटा के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। तो जनरली मैं 100 क्लिक तक वेट करता हूं। 100 क्लिक्स मैं देखता हूं कि 100 क्लिक्स जो आई हुई हैं वो किस टाइप की क्वेरीज से आई हुई हैं और उसके बाद क्या हुआ है और ट्रैफिक कितना वेबसाइट के ऊपर गया है। जब तक मेरे पास इनफ डेटा नहीं होती क्लैरिटी में मॉनिटर करने की, मैं डिसीजन नहीं ले सकता कि मेरे को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार अगर आप गलत टारगेटिंग कर दें, गलत कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर दें तो कैंपेन तो परफॉर्म करेगा नहीं। और आप एक चीज लेकर बैठ जाएं कि 3 दिन के बाद मेरे को कैंपेन को बंद करना है, तो परफॉर्म ही नहीं करेगा। आप दोबारा कैंपेन चलाएंगे, उसमें भी गलत टारगेटिंग रखेंगे, बेसिक्स का ध्यान नहीं रखेंगे, वो भी नहीं परफॉर्म करेगा। सो इट्स नॉट अबाउट कि कब तक उसको चलने देना है, इट्स अबाउट कि डेटा क्या आ चुकी है। आई बिलीव ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। मोहम्मद शाहिद का यहाँ पर क्वेश्चन है, सर अनयूज्ड सीएसएस कैसे रिमूव कर सकते हैं? बड़ा इजी है। देखिए अगर आपकी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो बहुत सारी प्लगइन्स है। जैसे एक प्लगइन है WP रॉकेट, एक प्लगइन है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ये बहुत ही आसान है अनयूज्ड सीएसएस को सॉल्व करना, बट अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो आपको डेवलपर की हेल्प लगेगी। फाइन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, उमर भाई बहुत ट्यूटोरियल देखे, 4 साल से फेसबुक मार्केटिंग कर रही हूँ, एड्स बना बनाकर तमाम स्मॉल पॉइंट्स भी सही कर लिए, लेकिन एड्स से ऑर्डर आते हैं, जितनी अमाउंट लगाओ उतने अमाउंट के ही ऑर्डर्स आते हैं, इसमें ना कॉस्ट निकलती है ना ही प्रॉफिट, उल्टा लॉस हो रहा है, क्या करें? देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर ये D2C ब्रांड से रेफर कर रही है, जहां तक मुझे लग रहा है, ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको समझ नहीं होती कि आपने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो सही रखी या नहीं रखी। लेट्स से अगर मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचूंगा, बट आप समझिए टाइम के साथ जो फेसबुक की कॉस्ट है ना वो भी इंक्रीज हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको बेचने में 50-60 रुपए हमारे खर्च हो जा रहे हैं, इसको बेचने के लिए 50-60 रुपए हमारे खर्च हो जा रहे हैं, और बेचने के बाद जो रेवेन्यू हमारे पास जनरेट हो रहा है वो 100 रुपए का हो रहा है, कुछ और खर्चे वर्चे अगर आप निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपको कुछ भी नहीं बच रहा है। यही सिचुएशन है, इसी टाइप की सिचुएशन है जिसका इन्होंने यहां पर जो मैसेज है वो किया हुआ है। अब ऐसी चीज में जो पहली गलती होती है वो ये होती है, क्या आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही रखी है? उस पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप जो है फेसबुक की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो आपको यहां पर समझ होने की जरूरत है कि ग्रॉस मार्जिन क्या है, हमारा एक्यूरेट ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए, बीच में इनफ ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए आपके पास, सो दैट आप एड की कॉस्ट निकाल सकें, आप RTO की कॉस्ट निकाल सकें, आप कैंसिलेशन की कॉस्ट निकाल सके, आप अपनी टीम की कॉस्ट निकाल सके, अगर आपने एजेंसी हायर कर रखी तो एजेंसी के खर्चे आप निकाल सके। तो मुझे जहां तक लग रहा है यहां पर अगर आप टेक्निकली कैंपेन्स को सही चला रहे हैं तो प्रॉब्लम कैंपेन्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग में है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, मुझे लगता है कि आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। राइट। यहां पर एक और क्वेश्चन है, करियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इनका, आई रियली नीड योर सजेशन, आई हैव गॉट
gotten a job offer of junior SEO executive but it's an internship with low stipend। देखिए स्टाइपेंड तो शुरुआत में मैटर नहीं करता है जब आप इंटर्नशिप की बात करते हैं। फॉर 6 months एंड आई वुड बी मैनेजिंग 3 to 4 क्लाइंट्स, अच्छी बात है। दे वुड प्रोवाइड ट्रेनिंग, ये भी ठीक है, बट आई एम एन एब्सोल्यूट बिगिनर, लाइक आई ओनली नो द थ्योरी एंड स्टफ्स। ठीक है, इज इट अ परफेक्ट फिट फॉर मी और एम आई वेस्टिंग माई 6 month बिकॉज 6 month इज अलॉट। नहीं, देखिए टाइम लगता है, चीजों को सीखने में टाइम लगता है। आइडियली हम लोग 3 से 4 महीने का टाइम मांगते हैं, बट 6 महीने इज अगेन अ गुड टाइम। बट आप देखें कि उन 6 महीनों में आप कर क्या रहे हैं। देखिए अगर आप केवल बैकलिंक्स बनाते जा रहे हैं, वो भी स्पैमी बैकलिंक्स बनाते जा रहे हैं, क्योंकि जो जब आपने यहाँ पर मेरे को जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव लिख के दिया हुआ है, तो मुझे यही चीज लग रही कि कहीं ऐसा ना हो कि केवल आप बैकलिंक्स ही बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि एसईओ में बैकलिंक्स हैं, ठीक है, वो उसका पार्ट है, वो काम भी करना आना चाहिए, करते भी हैं लोग, बट उसके अलावा भी चीजें, आप बैकलिंक्स में इतना ना डूब जाएं कि 6 महीने आपके बेकार हो जाए। तो अगर आप एसईओ को ठीक तरीके से सीखने जा रहे हैं, देन 6 मंथ का टाइम बहुत अच्छा टाइम है, इनफ टाइम है। बट वहीं पर केवल आप एक क्लरिकल रोबोट की तरीके से बैकलिंक्स बनाते चले आ रहे हैं, वो भी बेकार के बैकलिंक्स, तो 6 महीने आप बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपके सामने एसईओ के लिए कोई एक वेबसाइट आती है, तो आप उसके सारे एस्पेक्ट्स पे काम करने की सोचें, आप उसके ऑन पेज पे काम करने की सोचें, कैसे आप उसका टेक्निकल एसईओ इंप्रूव कर सकते हैं, वो उस पे काम करने की सोचें, किस तरीके से आप बैकलिंक्स की उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से बैकलिंक्स बनाए जा सकते हैं, उसके ऊपर काम करने की लिए सोचें। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, देन 6 month इज वर्थ इन्वेस्टिंग। और स्टाइपेंड के अमाउंट की तो मैं कभी कोई बात ही नहीं करता हूं, वो डिपेंड करता है किस टाइप के आप ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं, उनके पास किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, वो उस हिसाब से आपको जो स्टाइपेंड है वो देते हैं। यहां पर स्टाइपेंड कोई मुद्दा नहीं है, ना ही आपको इसके ऊपर बार्गेनिंग करनी है। बट आपका क्वेश्चन वैलिड है कि 6 महीने का एक अच्छा टाइम होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस टाइम को बर्बाद कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बेहतर चीजें जो है वो सीख रहे हैं, स्पैमिंग सीख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आपके लिए 1 महीना भी खराब करने का है। तो आप समझें कि आप सही जगह पर हो, सही चीज सीख रहे हो, वो ज्यादा बेहतर। आशा करता हूं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो क्वेश्चंस थे उनके अकॉर्डिंग उनको उनके आंसर मिल गए होंगे, और बहुत सारे लोगों को जिनके क्वेश्चंस नहीं थे उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सपोर्ट करिए, अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत सारी स्किल्स जो है वो सिखा सकती है। सारी प्लेलिस्ट हमारी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल बेस्ड प्लेलिस्ट है, अगर आप एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज आपको गेन करने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।